वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्ज़ाम बीटर्स पर। आज बात करने वाले हैं हमारे 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एमसीक्यूज़ पास्ट ईयर पेपर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखते हैं, हेलो एंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम। बी, कोएंजाइम एपोएंजाइम प्लस हेलो एंजाइम कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। डी, एपोएंजाइम इज इक्वल टू हेलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, हेलो एंजाइम इज इक्वल टू कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक। मतलब कौन से इसमें पॉलीमर नहीं है जो कि मोनोमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो वो है लिपिड। ओके, लिपिड है वो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉलीसेकेराइड है ऑलरेडी पॉली वर्ड लगा है, और न्यूक्लिक एसिड ऑलरेडी पॉलीमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, और प्रोटीन तो पॉलीमर होते ही हैं। ठीक है, अगर वो मोनोमर प्रोटीन का एमिनो एसिड होता है, अगर प्रोटीन लिखा है तो ऑलरेडी एक पॉलीमर में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसका सही आंसर है हमारा लिपिड। लिपिड हमारे पॉलीमर नहीं होते। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज। आपने पढ़ा होगा जितने भी नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है वो कौन से थे। ये राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि नॉन प्रोटीनेशियस है। ठीक है, बाकी जितने भी एंजाइम्स है अदर देन राइबोजाइम सारे प्रोटीनेशियस कंटेंट से बनते हैं। ठीक है, तो राइबोजाइम ओके इसका आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3-डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन्स। तो कौन सा है इसमें ऑप्शन जो कि 3-डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करता है। तो इसका सही आंसर देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसमें न्यूक्लिक एसिड्स में होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं होता, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन भी नहीं होता यहाँ पे फिर ऑप्शन क्या है, ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड स्टेबलाइज करता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स गिवन ग्राफ करेक्टली। अब यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेट ए है और सबस्ट्रेट बी है, ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी है दोनों की एक अपनी। देखिए ये है एक्टिवेशन एनर्जी इसकी और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। उसके बाद दोनों प्रोडक्ट स्टेबलाइज होने के लिए नीचे चले जाते हैं। जैसे स्टेबलाइज हो जाते हैं तो प्रोडक्ट यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, मतलब एंजाइम के फंक्शन इसको यहाँ तक रीच करके ले जाता है, उसके बाद ये यहाँ पर आकर पहुँचते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ठीक, अब ऑप्शंस बाकी देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, बी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम एंड बी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से समझिए। अब बी ऊपर है, देखिए अगर बी ऊपर है और ए नीचे है तो एक्सोथर्मिक, देखिए एनर्जी ये है एक्सोथर्मिक, ये भी है एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ बताना ये है कि एब्सेंस और प्रेजेंस। ठीक है, देखो बी है एब्सेंस ऑफ एंजाइम में, ठीक है, और ए है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मतलब इसमें प्रेजेंट है और बी में एब्सेंट है। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है एंजाइम और यहाँ बी में एब्सेंट है। ठीक है, क्यों, देखो एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, एंजाइम्स का फंक्शन होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे। मतलब ये जो पीक वैल्यू जो दिखाई जाती है, हमको पीक वैल्यू दिखा रही है, ये एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बता रहा है।
तो इसका मतलब जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये जो लेंथ दिख रही है ना आपको, ये वाली लेंथ, ये दोनों लेंथ, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है मतलब उसमें एंजाइम का रोल है, मतलब ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एक्सोथर्मिक तो सारी रिएक्शंस है क्योंकि फूड डाइजेशन है यहाँ पर, ठीक है। और बी एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो इसका सही आंसर बी है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, अब एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किससे बना होता है? तो देखो फैट मॉलिक्यूल मेनली बना होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से, लेकिन अब कितने ग्लिसरॉल और कितने फैटी एसिड? तो उसका सही आंसर है 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ओके। ओके, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, तो 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? अब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप खुद गेस कीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? तो पहला, यूरेसिल इज पिरिमिडीन, ओके। ग्लिसरीन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सक्रोज इज डाइसैकेराइड और सेलुलोज इज पॉलीसैकेराइड। इनमें ये सारे ऑप्शन हम लोगों ने देख लिए। अब देखते हैं, देखिए यूरेसिल एक तरह का अमीनो मतलब वो सॉरी न्यूक्लियोटाइड है। अब यूरेसिल एक पिरिमिडीन है, ये स्टेटमेंट सही है। ग्लिसरीन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, तो मतलब स्टेटमेंट ये गलत है, मतलब ये आंसर सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपॉड इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप, क्योंकि आपको यहाँ पर कह दिया पहली बात काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, है ना। मान लो अगर काइटिनियस उसने वर्ड यूज़ किया और ऑर्थोपॉड भी आ गया, है ना, तो जितने भी काइटिनियस बनते हैं उनका जो आउटर लेयर है वो बनता है काइटिन का, और काइटिन का जो मोनोमर है, मतलब जिस मोनोमर से पॉलीमराइज होकर उसका पॉलीमर बनेगा, मतलब काइटिन एक पॉलीमर है, अब उसका मोनोमर बताना है यहाँ पर, उसका मोनोमर है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, ठीक है, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। इसका मतलब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें मेनली होता क्या है, आइए देखते हैं। मतलब इसमें एक ग्लूकोज रहेगा C12H22O11, है ना, जैसे उसमें कहा था कि एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोज है ना, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, तो मतलब एक ग्लूकोज है, एक अमाइन है और प्लस एक एसिटिल ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन जो है, जो एन कार्बन है, जो अमाइन का एन कार्बन है, उसी पे एसिटिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है ए, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच बनेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा बनता है किसके बीच में? देखिए इनके बीच तो नहीं बनने वाला, पॉलीसेकेराइड के बीच में कभी नहीं आएगा, फैटी एसिड डाई इसके बीच में भी नहीं आएगा, फॉस्फोडाइस्टर कहाँ है? अमीनो एसिड प्रोटीन के भी नहीं आता, तो आता कहाँ है? न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक बात नोट कर लो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट?
यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। आइए ऑप्शन ए चेक करते हैं। अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्पोजिशन। ओके, ऑप्शन बी, द प्रेजेंस ऑफ competitive inhibitor decreases the Km of enzyme for substrate। देखो ऑप्शन ए सही था। अब नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं पहले, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट्स रिवर्सिबली विद द एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मोलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय एंजाइम। ये स्टेटमेंट भी सही है, सी स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन यहाँ पे जो गलत है वो है बी, द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेस Km ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट, जो कि गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। ए, सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम एट द एक्टिव साइट। ये ऑप्शन सही है, सॉरी ये ऑप्शन हमारा सही है, मतलब ऑप्शन सही है, आंसर सही नहीं है, ऑप्शन सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स द एंजाइम एट द साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम विच बाइंड्स सबस्ट्रेट। ये ऑप्शन भी सही है। नॉन कॉम्पिटिटिव रहेगा तो हम एंजाइम साइड बाइट हो जाएगा, किस साइड पर, एक्टिव साइड पर। मैलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ जो गलत है हमारा, ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये सही आंसर भी है। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी इसको कह सकते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर देखिए, सही आंसर इसका है सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग इसको एक तरह से कह सकते हैं नॉन रिएक्टिंग, दूसरा टर्म नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग नॉन रिएक्टिंग, क्योंकि माल्टोज लैक्टोज ये सब में ना कुछ एडिशनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं सुक्रोज को छोड़कर, जिससे ये सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ये सारे सुक्रोज को छोड़कर बाकी सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं, जिसकी वजह से ये सुक्रोज को छोड़कर बाकी सारे रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स काइटिन इज, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन है ना, तो मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब ग्लूकोज भी था उसमें, एसिटिल ग्रुप भी था, और नाइट्रोजन तो था ही अमाइन उसका उसमें। ठीक है, तो ये हो गया मैक्रोमोलिक्यूल जिसमें कि काइटिन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन इज, देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट आता है। अब ट्रांजिशन स्टेट देखो, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बनता है ES, जब एंजाइम सबस्ट्रेट साथ रहते हैं। फिर एक बनता है PE, मतलब प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम के साथ रहता है। फिर एक बनता है फिर प्रोडक्ट अलग हो जाता है, फिर एंजाइम अलग हो जाता है, मतलब ये सीक्वेंस साइकिल है, एरो मेथड से मैंने बनाया है। ओके, ये P है, P मतलब प्रोडक्ट, जब एंजाइम फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये दोनों, इन दोनों को कहा जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रांजिशन स्टेट में, ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल भी होता है और ट्रांजिशन भी होता है। तो 15 का जो सही आंसर है वो है हमारा ए, मतलब ट्रांजिशन तो होता है। इसने जब पहले स्टेटमेंट कही थी ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में जो भी कुछ आएगा एलिमेंट, वो पहली बात तो ट्रांजिस्ट होगा, और दूसरा अगर ट्रांजिशन स्टेट में है एंजाइम के साथ तो अनस्टेबल तो होगा ही। ठीक है, तभी जाके आगे की प्रोसीजर प्रोसीड करेगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम इज। सो कोएंजाइम से मेनली हमारे आते हैं वाइटामिन्स। ओके, वाइटामिन्स जो होते हैं वो सारे कोएंजाइम्स होते हैं। मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में। इसके इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 2020 में। मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटामिन्स, ठीक है। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एंजाइम्स इज रॉन्ग। अब एंजाइम्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, ये ऑप्शन इसका सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनेशियस बट सम आर लिपिड्स ऑल्सो, ये स्टेटमेंट थोड़ा डाउट है, अब इसको चेक करते हैं पूरे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये बात भी सही है। एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिव, ओके, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका गलत स्टेटमेंट क्या है, बी। तो इस ऑप्शन के लिए सही स्टेटमेंट ये है, मतलब सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट ये है जो कि सही आंसर इसका। ये सारे स्टेटमेंट, इस ऑप्शन का सही आंसर क्या है, ये बी, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है और हम लोग यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट को शो करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज अ, यूरिडीन, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये प्यूरीन और पिरिमिडीन तो नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूरैसिल अगर होता तब ये इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन में। अगर ये यूरैसिल होता तब तो हम लोग इसको पिरिमिडीन कहते हैं, है ना, पिरिमिडीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे यूरिडीन कहा है ना। तो यूरिडीन एक तरह का न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब जो ये देखो, द फिगर शोज अ हाइपोथेटिकल टेट्रापेप्टाइड प्रोटीन फॉर ऑफ अ प्रोटीन विच लेबल्ड ए टू डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसमें सारे ऑप्शंस को आप देखिए। तो ऑप्शन ए, सॉरी डायग्राम ए देखिए आप, यहाँ पे COH NH ग्रुप है, CO ग्रुप है, यहाँ पे फिर CO NH CO NH CO, यहाँ पे COOH लग गया, यहाँ पे एक ये लग गया, यहाँ पे सल्फर लग गया, है ना। तो इतने सारे ग्रुप्स यहाँ प्रेजेंट हैं। तो D इज अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, D की बात किया है। C इज एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। A इज C टर्मिनल अमीनो एसिड एंड D इज टर्मिनल अमीनो एसिड। D, A इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, A, जो कि ये तो पहले गलत हो गया, ठीक है। इस ऑप्शन में दो स्टेटमेंट गलत सही है, मतलब ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक टाई अप हो जाता है यहाँ पर, ओके। सॉरी, बी भी गलत है, ये सी सही है, मतलब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है देखा जाए तो। देखो डी इज ग्लूटामिक एसिड बता रहा है, ग्लूटामिक एसिड, जो कि सही है, ओके। ये एरोमेटिक ट्रिप्टोफैन की तरह होता लेकिन अभी है नहीं। लेकिन सी टर्मिनल और डी इज अमीनो एसिड एन टर्मिनल, ये भी सही है क्योंकि ये सी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए टू डी गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। अब इनमें कौन सा ऐसा है जो कि अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। बेसिक, जो कि बेसिक एक रिप्रेजेंटेशन है अमीनो एसिड का, ठीक है, वो कौन सा है। तो ये सबसे जो बेसिक वाला है वो है बी। तो सबसे बेसिक जो है इसमें वो है, फॉलो करता है वो है बी, यानी कि ये ऑप्शन डी, ये वाला, ठीक है, बी वाला। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो गुड बाय। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ओके।
सो मिलते हैं अगली वीडियो में।